हेलो, मैं संदीप जायसवाल, बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर, एईसीसी हिंदी भाषा और संप्रेषण की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाषिक संप्रेषण के प्रकार के बारे में, जो कि मौखिक और लिखित के रूप में है। उसके पहले हम बात करेंगे कि संप्रेषण क्या चीज़ है, इसकी विशेषताओं के बारे में, और संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने तरह के लोग और कैसे भाग लेते हैं, इन सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। संप्रेषण मानव समाज का अभिन्न अंग है। यह मानव जीवन का वह आधार है जिसके द्वारा मानव समाज के सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। आधुनिक समय में संप्रेषण के बिना मानव समाज का काम बिल्कुल चल ही नहीं सकता। देखा जाए तो संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि का आपस में आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं व विचारों के सहभागी होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय, दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वे मौखिक, लिखित या संकेत में हो, संप्रेषण है। संप्रेषण प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, संप्रेषक और ग्रहीता। संदेश का संप्रेषक द्वारा संप्रेषण और उस संदेश को ग्रहण करके ग्रहीता द्वारा व्यक्त प्रतिपुष्टि तक की स्थिति संप्रेषण प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में कई तरह के लोग भाग लेते हैं। इस आधार पर उनके 4 प्रकार बतलाए गए हैं। वो 4 प्रकार हैं: अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। पहले हम बात करते हैं अंतःवैयक्तिक संचार के बारे में। इसमें वक्ता और श्रोता एक ही व्यक्ति होता है, यानी वो खुद से ही बात करता है और खुद को ही जवाब देता है, खुद से ही सवाल जवाब करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है। इसमें संप्रेषक और ग्रहीता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। दूसरे नंबर पर है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया संदेश दूसरे व्यक्ति द्वारा सीधे ग्रहण किया जाता है। दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में संदेश स्पर्श, मुस्कुराहट आदि के द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। टेलीफोन द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करना भी इसका उदाहरण है। तीसरे नंबर पर है समूह संचार, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन। जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने विचार विमर्श, गोष्ठी, सभा आदि में विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे समूह संचार कहा जाता है। इसमें भी फीडबैक मिलता है, यानी प्रतिपुष्टि मिलती है, परंतु अंतर्वैयक्तिक की तरह तुरंत नहीं। समूह संचार कई सामाजिक परिवेश में हो सकता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोई प्रशिक्षण केंद्र, चौपाल, पंचायत आदि। समूह संचार सभा, गोष्ठी, परिचर्चा, नाटक, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि के माध्यम से होता है। समूह संचार अंतर्वैयक्तिक संचार की भांति ना तो सीमित श्रोताओं वाला होता है और ना ही जनसंचार की भांति बिखरे श्रोताओं वाला होता है। सामान्य रूप से समूह संचार अंतर्वैयक्तिक और जनसंचार से भिन्न प्रकृति का होता है। उसके बाद नंबर आता है जनसंचार, यानी मास कम्युनिकेशन का। जनसंचार का अर्थ होता है विस्तृत आकार के बिखरे हुए समूह तक संचार माध्यमों द्वारा संदेश या सूचना पहुंचाना। जनसंचार तकनीकी आधार पर विशाल अथवा व्यापक रूप से लोगों तक सूचना के संग्रह एवं प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। आधुनिक समाज में जनसंचार का कार्य सूचना, प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। संप्रेषण
प्रक्रिया में इस तरह से 4 तरह के लोग भाग लेते हैं। संप्रेषण में संदेशों के आदान प्रदान के लिए विविध माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदि। शाब्दिक यानी भाषिक संप्रेषण, यह भाषा पर आधारित होता है और 2 प्रकार का होता है। पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले बात करते हैं मौखिक संप्रेषण के बारे में। मौखिक संप्रेषण से तात्पर्य संप्रेषक द्वारा किसी सूचना या संदेश को मुख से उच्चारण कर श्रोता तक प्रेषित करने से है। दूसरे शब्दों में, जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे गए हों, उन्हें मौखिक संप्रेषण कहते हैं। यह भी संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संदेश देने वाले और संदेश पाने वाले के बीच संवाद होता है। सामान्यतः मौखिक संप्रेषण आमने सामने होता है, अर्थात वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। परंतु आधुनिक समय में संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन, मोबाइल के द्वारा दूर रहकर भी संवाद संभव है। अर्थात अब यह जरूरी नहीं कि संदेश से संबंधित दोनों पक्ष आमने सामने हों। मौखिक संप्रेषण के साधन, मौखिक संप्रेषण के कई माध्यम हैं जिनके जरिए एक दूसरे से संपर्क किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। आमने सामने बैठकर सीधी बातचीत करना संप्रेषण का सबसे सरल तरीका है। इसमें प्रतिक्रिया यानी फीडबैक भी तुरंत मिलता है। प्रत्यक्ष वार्तालाप औपचारिक, अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण सामाजिक दायरा बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसमें हम किसी से भी मौखिक बातचीत कर उससे आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप करके अपनी बातों को शिष्ट तरीके से कह के श्रोता पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं और अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं। और यह बहुत शीघ्रता से यह काम होता है। दूसरा माध्यम है टेलीफोन, मोबाइल के द्वारा। इसके जरिए दूर दराज के लोगों से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। इसके द्वारा किसी से संपर्क एवं शीघ्र संपर्क बेहद आसान हो गया है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा संप्रेषक संग्राहक से किसी भी समय, किसी भी स्थान पर तत्काल संपर्क स्थापित कर सकता है। इस तरह से यह समय की भी बचत करता है। तीसरा माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। इस अत्याधुनिक माध्यम में आवाज़ के साथ चित्र यानी इमेज का भी प्रेषण होता है, जो संवाद को प्रभावशाली बनाता है। इसमें आवाज़ के साथ वक्ता और श्रोता के हाव भाव भी देखे जा सकते हैं, जिससे संप्रेषण प्रक्रिया सजीव हो उठती है। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का महत्व देखा जा सकता है। यह संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यदि व्यक्ति हमारे सामने ना भी उपस्थित हो तो वीडियो पर यानी लैपटॉप या टेलीफोन पर उसकी प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है और उससे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही वीडियो के जरिए श्रोता के या वक्ता के मनोभावों को भी समझा जा सकता है। यह कोरोना काल में हमारे सामने प्रत्यक्ष यदि श्रोता या समूह नहीं उपस्थित है, श्रोता समूह, तो भी उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। चाहे अपने देश में हो, चाहे विदेश में, कहीं भी उनसे आधुनिक संचार माध्यमों, इंटरनेट आदि के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यह संप्रेषण का यह बेहतरीन माध्यम बनकर उभरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि हमें आवाज़ के साथ साथ चित्र भी दिखलाता है और कई सारे ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत भी इससे की जा सकती है। चाहे जनसंचार हो, चाहे समूह संचार हो
या अंतर्वैयक्तिक संचार हो, ये हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। और मौखिक संप्रेषण के कई रूप हैं, जैसे बातचीत, वार्तालाप, वाद विवाद, सिंपोजियम, संगोष्ठी, पैनल वार्तालाप, भाषण आदि। अब हम बात करेंगे मौखिक संप्रेषण के लाभ के बारे में कि मौखिक संप्रेषण से हमको क्या क्या लाभ होता है। इसका पहला लाभ ये है कि संप्रेषण का यह माध्यम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने वार्ता होने से आत्मीयता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा कायम होता है। सामने रहकर हम चूँकि व्यक्ति के भावनाओं को भी समझ सकते हैं, उसकी आंतरिक पीड़ा, उसकी आंतरिक बातचीत को भी समझ सकते हैं। जो बातें अनुत्तरित रह गई हैं, जो शब्दों से ना कही गई हैं, उस अंतराल को भी आमने सामने बैठकर समझा जा सकता है। इस तरह से किसी से मेल जोल बढ़ाने, भरोसा कायम करने, विश्वास बहाली की दृष्टि से किसी तरह का कोई गतिरोध हो, किसी तरह का हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण अगर किसी तरह से बाधित हो गया हो लंबे समय से, तो बातचीत करके, आमने सामने बैठकर आमने सामने बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है। इस तरह से यह गतिरोध दूर करने में भी हमारी मदद करता है और यह एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा लाभ इसका यह है कि इस पद्धति के अंतर्गत समय की बचत होती है। जितने देर में हम कोई बात लिखकर किसी को देते हैं, उससे बहुत कम समय में वही बात हम मुंह से बोलकर बता सकते हैं। जहाँ लिखने में ज़्यादा समय लगता है, वहीं बोलने में बहुत कम। यदि श्रोता जल्दबाजी में हो तो मौखिक संप्रेषण श्रेष्ठ माध्यम है, या श्रोता या वक्ता दोनों ही जल्दबाजी में हो तो मौखिक संप्रेषण उस समय एक श्रेष्ठ माध्यम के तौर पे साबित होता है। इससे दोनों ही पक्ष अपना अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तीसरा लाभ इसका ये है कि संप्रेषण के प्रभावों का माप करने के लिए भी यह पद्धति श्रेष्ठ है। संदेश या सूचना देने वाला व्यक्ति आसानी से इस बात का पता लगा सकता है कि जिस व्यक्ति को संदेश दिया जा रहा है वह उसे समझ में आ रहा है अथवा नहीं। यदि संदेश पाने वाला व्यक्ति अर्थात श्रोता संदेश को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता है अथवा कठिनाई से समझता है, तो उसे पुनः समझाने का प्रयास किया जा सकता है। एक बार कहकर पुनः उस कथन को, अपनी बात को दोहराया जा सकता है, यानी समझाया जा सकता है। यदि कोई शब्द बहुत कठिन हो, कोई पारिभाषिक शब्द हो, तो उसकी जगह आसान शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या आसान छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई शब्द दूसरी भाषा का हो और श्रोता उसे ना समझ पा रहा हो, तो उसकी मातृभाषा में या झट से उसका अनुवाद कर उस शब्द का तुरंत प्रयोग करके श्रोता को समझाया जा सकता है। इसके अलावा मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं को भेजने के पहले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अतः सूचना को शीघ्रता के साथ प्रेषित किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण पारस्परिक सद्भाव एवं सद्विश्वास में वृद्धि करती है। मौखिक संप्रेषण द्वारा व्यक्तियों की वाक् चातुर्य, व्यावहारिक कुशलता आदि का विकास होता है। परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने के कारण संप्रेषक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह बोलने का तरीका सीखता है और सार्वजनिक मंच पे बोलने से फिर घबराता नहीं है। यदि उसे कक्षा में व्याख्यान देना है, किसी सम्मेलन में बोलना है या और किसी सभा संगोष्ठी में बोलना है,
तो बोलने का बार बार अभ्यास करके वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और धारा प्रवाह किसी विषय पर अपनी बात रखना सीख सकता है। इस तरह से वह उसके आत्मविश्वास में वृद्धि सहायक करने वाला तत्व साबित होता है। मौखिक संप्रेषण में संदेश अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं। अतः किसी भी तरह के भ्रम, संदेह या आशंका की दशा में तुरंत समस्या का समाधान किया जा सकता है और स्पष्टीकरण में भी व्यर्थ का समय नष्ट नहीं होता। संदेश के बाधित होने पर श्रोता वक्ता से पुनः पूछकर संदेह का निवारण कर सकता है। चूँकि वक्ता श्रोता के सामने उपस्थित रहता है, तो तुरंत श्रोता उससे जो बात नहीं समझ में आती है पूछकर उसका निवारण कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है अपने भ्रम को दूर करने का। मौखिक संप्रेषण में शारीरिक हाव भाव भी संदेश को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाते हैं। कभी कभी प्रश्नों के उत्तर मौन रहकर, आंखों के मूवमेंट से या गर्दन हिलाकर या हाथ हिलाकर दिए जा सकते हैं। अनेक अवसरों पर प्रसन्नता, क्रोध, उदासी, खीज, आदर, उत्तेजना आदि तरह तरह के भावों को जाहिर कर इसे और भी प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें हम मुंह से तो बोलते ही हैं, यानी ध्वनियों का उच्चारण करते ही हैं, अपने शरीर के अन्य अंगों का भी इसके साथ उपयोग करते हैं। वो भी संप्रेषण प्रक्रिया में मदद करते हैं, यानी हमारे आँख, हमारा गर्दन हिलाना, हमारा हाथ हिलाना, हमारा किसी को स्पर्श करना, यह सब मिलकर संप्रेषण प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं, जिसका लाभ हमें लिखित संप्रेषण में नहीं मिलता है। मौखिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तुरंत मिल जाता है, और यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो किया जा सकता है। चूँकि वक्ता और श्रोता एक ही समय पर उपस्थित होते हैं, इसलिए श्रोता तुरंत वक्ता की बात का जवाब दे सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि वक्ता पूछता है श्रोता से कि क्या आपको हमने जो बात बताई, हमने जो पाठ पढ़ाया या जो अध्याय अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया, तो श्रोता तुरंत उसी समय कह सकता है कि श्रीमान हमें यहाँ समझ में आया, या इस बिंदु पर कोई बात हमें समझ में नहीं आई। इस तरह से वह अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देता है। इसके अलावा यह समय के साथ साथ पैसे की भी बचत करता है। मौखिक संप्रेषण में संदेश लेखन में कागज, पेन, इंक आदि पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। संदेश तुरंत ही शब्दों के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाता है। बोलने में हमें किसी भी तरह का धन व्यय नहीं करना पड़ता, यह बिल्कुल स्वाभाविक होता है। लेकिन मौखिक संप्रेषण के जितने फायदे हैं उसकी कुछ कमियां यानी दोष भी हैं। तो मौखिक संप्रेषण की क्या कमियां हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो मौखिक संप्रेषण के जहां तमाम सारे लाभ हैं, वहीं उसकी कुछ कमियां भी हैं। वह कमियां इस प्रकार से हैं। पहला, छोटा संदेश तो मौखिक संप्रेषण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन यदि भेजे जाने वाला संदेश लंबा हो तो उसे समझने में समय लगता है और बार बार उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी हो जाता है। लंबा संदेश याद रखने में मुश्किल होता है। यदि संप्रेषक और संग्राहक के ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं है तब तो यह समस्या और बढ़ जाती है। यानी वक्ता ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और श्रोता कम पढ़ा लिखा हो या उसके लेवल का ना पढ़ा लिखा हो, तो वह वक्ता की बात को आसानी से नहीं समझ सकता। आमतौर पे होता क्या है कि वक्ता अपने
शिक्षा के अनुरूप, यानी उसके शिक्षा का जो स्तर है उसी के अनुरूप वाक्यों का चुनाव करता है, शब्दों का चुनाव करता है। तो जो कई बार श्रोता पर भारी पड़ता है, और चूंकि दोनों का स्तर एक समान नहीं है तो इसलिए श्रोता वक्ता की बात को समझ नहीं पाता है। दूसरी जो इसकी कमी है, जब संप्रेषक और श्रोता के मध्य दूरी इतनी अधिक होती है कि एक दूसरे के सामने बातचीत तो दूर, टेलीफोन आदि से भी बात करना संभव नहीं हो, तो यह प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। कई बार नेटवर्क संबंधी दिक्कतों के कारण या दूर दराज के क्षेत्रों में बात करना संभव नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वक्ता या श्रोता में से किसी एक के टेलीफोन या मोबाइल पर नेटवर्क है, लेकिन दूसरे पक्ष का नेटवर्क नहीं है, या लाइन में किसी तरह की खराबी है, या बिजली चले जाने के कारण वह आधुनिक जो संचार माध्यम है वह व्यर्थ हो जाता है, तो उस पर मौखिक संप्रेषण करना मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह से मौखिक संप्रेषण का हम कोई लाभ नहीं उठा पाते ऐसी स्थिति में। तो मौखिक संप्रेषण अगर हम आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा करते हैं तो उसमें बिजली का रहना, लाइन का दुरुस्त रहना, नेटवर्क का दुरुस्त रहना, या अपने डिवाइस का ठीक ठाक रहना बेहद ज़रूरी है। तीसरी जो इसकी कमी है, मौखिक संप्रेषण को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है। इसके सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। संप्रेषक कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है, इनकार कर सकता है कि मैंने ऐसा कब कहा था, या आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, आधा अधूरा मतलब निकाल रहे हैं। बातचीत के दौरान यदि कोई बात तोड़ मरोड़ कर या गलत संदर्भ में प्रस्तुत की गई है तो उस गलत कथन का कोई प्रमाण नहीं होता। गलत बात कहने वाले पर प्रमाण के अभाव में कोई कार्रवाई करने में कठिनाई पैदा हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी संदेश प्राप्तकर्ता निर्देशों एवं सूचनाओं को ध्यान से नहीं सुनता। उसका चित्त अस्थिर होने पर वह वक्ता के भावों को ठीक उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, जिसके कारण भेजे गए संदेश का वह गलत अभिप्राय निकाल सकता है, या बेमन से सुनने के कारण भी वह वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की स्थिति पैदा हो सकती है, और बात का गलत अर्थ निकलने के कारण अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मौखिक संप्रेषण स्थिरता के